गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं या नॉर्मल जो सेल होते हैं, इसको वायर लगाने से इसमें करंट क्यों फ्लो करने लगता है। ऐसा इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो करंट है वो अपने आप फ्लो करना स्टार्ट होता है जब हम इसको एक वायर से कनेक्ट करते हैं दोनों एंड से। ठीक है जी। इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन पोटेंशियल बनाता है, क्या यहाँ पर फ्लो होता है, ये सारे कुछ हमने आज वाले टॉपिक में पढ़ना है। देखो बेटा, हमें पता है कि हमारे पास बैटरीज़ में जो बैटरीज़ होती हैं उसमें कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो होता है उसमें एक लिक्विड जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट रहता है और एक दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक को हम कैथोड बोल देते हैं, एक को एनोड कह देते हैं। ठीक है जी। ऐसे इसमें दो इलेक्ट्रोड्स रहती हैं। क्लियर है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं, एक है H2SO4 और दूसरा है ZnSO4। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो करंट है वो क्यों फ्लो करता है। ठीक है, बैटरी जो है वो करंट क्यों फ्लो करवाती है। ठीक है, तो दो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक सल्फेट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसे बना हुआ है। देखो बेटा, ये कैसे बना हुआ है, ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव से बना हुआ है। ऐसे ZnSO4 Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसमें से ZnSO4 और H2SO4 में से किसको बनाना इजी रहेगा। ठीक है, मीन्स की नेचर में जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक सल्फेट है, ये कौन सा कंपाउंड वो ईजिली बन जाता है, हमने पहले ये चेक करना है। देखो बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव से बना हुआ है। ठीक है, कैसे बना होगा। हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर को देखें, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसका नंबर है 1 और मास नंबर भी इसका 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। और इसकी अगर मैं ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन बनाऊं तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही इसका ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। ठीक है, उसके अपोजिट अगर मैं जिंक को देखूं तो जिंक का जो नंबर है वो 30 है, एटॉमिक नंबर 30। मीन्स इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 30 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 ऑर्बिटल्स में होते हैं। Zn इसके आसपास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3। तो इसके जो फुलफिल हैं वो 3 ऑर्बिटल्स हैं और जो फोर्थ ऑर्बिटल है ये इसका अनफिल्ड है। अनफिल्ड कह सकते हैं या इसको पार्शली फिल्ड कह सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। ओके, तो मैंने बताया कि हमारे पास हाइड्रोजन की आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और जिंक के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बहुत पास है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिटल में ही है। ठीक है, और जो हमारे पास जिंक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत दूर हैं, रास्ते में 3 शेल्स पड़ रहे हैं, चौथे शेल्स में ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या जिंक का एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो हमारे पास आंसर आएगा कि जिंक का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है क्योंकि न्यूक्लियस इसको कम जोर से अपनी तरफ खींच के रखेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे ये बहुत पास है, इसलिए यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर मैं आपको ये पूछूं कि जो हमारे पास ये H2SO4 है ये इजीली बना होगा या ZnSO4 है ये इजीली बना होगा, तो हमारे पास आंसर आता है कि ZnSO4 नेचर में इजीली बना होगा। मैं एक बॉन्डिंग की आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे एक हमारे पास ये हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बन गया पॉजिटिव, और ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये भी बन गया पॉजिटिव। और ये सल्फेट ये 2 नेगेटिव है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 पॉजिटिव आयन चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, तब ये H2SO4 बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी बॉन्डिंग बना देते हैं किसके साथ, SO4 2 नेगेटिव के साथ। तो 2 नेगेटिव, इधर 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव मिल गए इनको, ये न्यूट्रलाइज होके H2SO4 बना देता है। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास जिंक है, जिंक के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। क्लियर है जी। और जब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं इट बिकम Zn
2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये सल्फेट के साथ सीधे लिंक कर जाता है SO4 2 नेगेटिव, और ये बन जाता है ZnSO4। ऐसे ये बन जाता है H2SO4, ठीक है। अब देखो बेटा, जब मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो मेरे पास बहुत एनर्जी लगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लोज था, यहाँ पर बहुत, दोनों में बहुत एनर्जी लगी। अब देखो, एनर्जी लगने का मतलब है इन दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं वापस इस इलेक्ट्रॉन को इस H पॉजिटिव के पास लेके आता हूँ, ये बहुत ज़ोर से खींचेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब मैं H2 पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव मैंने दो आयन्स बनाए, इसके पास जब SO2 नेगेटिव को लेके गया तो बहुत ज़ोर से इन दोनों ने इसको अपनी तरफ से खींच लिया, और उसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो गई, इसको तोड़ना आसान नहीं है, ठीक है। बट जो हमारे पास ZnSO4 है, ये हमारे पास ईजिली, मतलब इतनी ज़ोर से अट्रैक्ट नहीं करता, इसमें एनर्जी जो है वो कम स्टोर है, ठीक है। बट हम अगर नेचर की बात करें, नेचर में हमने केमिस्ट्री में यही पढ़ा है कि जो भी हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, दे वांट टू एक्वायर मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। उनमें वो सारे की सारे कंपोनेंट्स हैं, वो मिनिमम एनर्जी बनाना चाहते हैं अपने अंदर। कंपाउंड्स क्या, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो सारी की सारी लोअर एनर्जी एक्वायर करके स्टेबिलिटी चाहती हैं। ये हमारे पास इसी की लड़ाई है, सारे रिएक्शन इसीलिए होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ H2SO4, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ZnSO4 की इसमें कम एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पर, आपको एक क्वेश्चन है कि अगर मैं SO4 2 नेगेटिव सल्फेट को ये चॉइस दे देता कि आपने किसके साथ बॉन्डिंग बनानी है, Zn2 पॉजिटिव के साथ, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि SO4 2 नेगेटिव, मैं इसको चॉइस दूँ कि आपने किसके साथ बॉन्डिंग बनानी है, 2H पॉजिटिव के साथ या Zn2 पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अपने अंदर कम एनर्जी एक्वायर करना चाहता है, तो ये बॉन्डिंग इसके साथ बनाने को प्रेफर करेगा, ये बॉन्डिंग नहीं बनेगी क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है। अब हम सेल की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, एक पॉट में सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इट इज़ H2SO4 हैविंग हाई एनर्जी, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में डाल दी एक जिंक रोड, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर चक्कर बढ़ गया। क्या चक्कर पड़ गया कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डाला है H2SO4 का, और यहाँ डाल दी जिंक रोड। अब ये क्या करेगा, H2 को छोड़ के जिंक के साथ अपना कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सिस्टम है, हमारी नेचर है, वो लोअर एनर्जी की तरफ चलती है, ठीक है, वो लोअर एनर्जी एक्वायर करना चाहती है, ठीक है। बट ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं होती, ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी घुमा फिरा के होती है। और हम अपने सेल में क्या करते हैं, देखो मैंने अभी बताया H2SO4 के पास ज़्यादा एनर्जी है, ZnSO4 के पास कम एनर्जी है, और हमारे पास नेचर में ये टेंडेंसी भी है कि H2SO4 ZnSO4 बनना चाहता है, क्योंकि अपनी एनर्जी वो कम करना चाहता है। हम सेल में यही करवाते हैं, हम हाई एनर्जी को लो एनर्जी पर लेके आते हैं, और ये फिर जब H2SO4 ZnSO4 में कन्वर्ट होके जो एनर्जी लॉस करता है, जो एनर्जी लूज़ करता है, हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। किस चीज़ में यूज़ करते हैं, कोई हम बल्ब चला लेते हैं, छोटा फ़ैन ऑन कर लेते हैं, या क्लॉक में इस सेल को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। हम क्या करते हैं कि हाई एनर्जी का इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको एक लालच दे देते हैं कि तू कम एनर्जी बना ले किसी भी कंपाउंड के साथ, ठीक है, और उसी लालच का हम फ़ायदा उठा लेते हैं, उसमें उसके बीच में जो एनर्जी लॉस होती है उसको यूज़ कर लेते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं ये आपने ध्यान से सुनना है। देखो बेटा, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, एक और इलेक्ट्रोड यहाँ डाल रहा हूँ। दिस इलेक्ट्रोड, लेट इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर की हो सकती है, ये कार्बन की फॉर्म ग्रेफाइट की हो सकती है, ठीक है, कोई भी आप इलेक्ट्रोड ले सकते हो। तो अब जैसे मैंने बोला कि ये जो H2SO4 है, ये ZnSO4 बनाना चाहता है और अपनी एनर्जी कम करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या होता है, देखो बेटा, अगर H2SO4 ने ZnSO4 बनना है तो पहले H2SO4 को ब्रेक होना पड़ता है, ठीक है। तो हमें पता है कैसे ब्रेक होता है, इट बिकम 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। और इधर अगर इसने ZnSO4 बनाना है तो Zn को भी
पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मीन्स इसको भी अपने क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे लिखता हूँ, तभी ये 2 पॉजिटिव बनेगा ना, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस कर दिए। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है कि यहाँ पर जो H2SO4 है, जब मैं इसमें जिंक रोड डालता हूँ, ये हमारे पास इस फॉर्म में ब्रेक होने को तैयार होता है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एज अ मीडियम कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी डाल देते हैं, H2O। ठीक है, वो इन आयंस को मूव करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, इसमें हम कुछ वाटर कंटेंट भी डालते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, ये इसमें ब्रेक होने को तैयार है। ठीक है, इधर जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने को तैयार है। अब होता क्या है, जब हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला हुआ है जिंक के आसपास, तो जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इससे दूर यहाँ पर खिसकने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर इधर। ठीक है, क्योंकि वो जेडोन 2 पॉजिटिव बनना चाहते हैं, तो 2 पॉजिटिव कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगा के। ठीक है, तो थोड़े से उधर उधर खिसकने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्लोज आने स्टार्ट हो जाएं तो पोटेंशियल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, बट देखो बेटा अभी वो Zn ही है, वो न्यूट्रल कंपाउंड है। क्लियर है, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाले हैं, इसके अंदर ही हैं, बट थोड़े से डिस्प्लेस कर दिए हैं बस। ठीक है, क्लियर है, और हमने अभी क्या देखा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है इस फॉर्म में टूटने को तैयार है, और ये इस पानी में ऐसे 2H पॉजिटिव प्लस SO4 बनने को तैयार होता है, 2 नेगेटिव। ठीक है, और अब देखो बनेगा कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड से बाहर चले जाएं, तब बनेगा। ठीक है, और ये उसके बाद क्या होगा, जब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जिंक रिमूव कर देगा अपने में से, तब ये जो SO4 है इसकी यहाँ पर लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है जिंक के ऊपर। अब फर्दर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर डाल के, ठीक है, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ लगाना है, आप लगा भी सकते हो। ठीक है, उस वायर को यहाँ पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है। ठीक है, वो इस रास्ते के थ्रू इधर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ रहा है, ये आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक के एक एटम ने लॉस किए थे, और वो यहाँ पर आके ये हमारे पास कौन है, 2H पॉजिटिव हाइड्रोजन के 2 एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हुए थे, कितने, एक एक, मीन्स टोटल 2, क्योंकि ये 2H हैं, इनको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, और ये क्या बना देते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस, वो यहाँ से रिलीज़ हो जाती है H2। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, और इधर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, जिंक सल्फेट जो इस सोल्यूशन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और जिंक की रोड थोड़ी, इसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड था इसने जिंक को फोर्स किया, किस चीज़ के लिए फोर्स किया, तू अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल। ठीक है, और उसने खुद क्या बनना था, जिंक सल्फेट बनना था, तो यहाँ पर ZnSO4 बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स घूम के इधर आते हैं, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड का 2H पॉजिटिव था उसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे हमारे पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या हमारी जो ये बैटरी है या जो सेल है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हमारे सर्किट को, तो आंसर आता है नो, नहीं किए। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ फ्लो करवाया और वापस सॉल्यूशन में छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन्स को, और हाइड्रोजन गैस बना दी। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो बैटरी है ये हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती है, इसने क्या दिया, देखो बेटा हमारे पास क्या हुआ, अब होल ओवर द प्रोसेस अगर हम देखें, H2SO4 से क्या बना, ZnSO4 बना, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज़ हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हुई। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ये हाई एनर्जी टू लो एनर्जी हमारे पास कंपाउंड शिफ्ट हुआ, और जो एनर्जी बाहर निकली वो उसने हमारे इस बल्ब को ऑन किया।
ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास बैटरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो इसका काम होता है सिर्फ एनर्जी देना। सपोज़ अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के पास एनर्जी होती है 100 जूल, सपोज़ एग्जांपल ले रहा हूँ, तो और ये इसके पास है जिंक सल्फेट के पास एनर्जी है 30 जूल। ठीक है, तो जब उस सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट बनेगा तो 70 जूल एनर्जी वो रिलीज़ होगी जो हमें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। एक चीज़ और है यहाँ पर, जब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हुआ था इसने 2H पॉजिटिव बनाया था। ये जो पॉजिटिव है वो इस इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ ऊपर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रोड के पास आ जाता है नेगेटिव पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड के पास आ जाता है ये 2H पॉजिटिव कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम कैथोड या एनोड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जो बैटरी है उसके ऊपर साइन होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल के। एक बार दोबारा अगर मैं इस बैटरी की डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ तो ये इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो चुकी है। ठीक है जी, और ये पॉजिटिव, ठीक है जी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, और इनके बीच में देखो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस भी है तो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं जो हमें इलेक्ट्रोड के पास से मिलता है। ठीक है, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो बेटा, अब अगर मैं यहाँ पर कोई बल्ब लगाता हूँ या कोई रेजिस्टेंस लगाता हूँ, ऐसे रेजिस्टेंस लगा दी मैंने, ठीक है, बल्ब लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, हर चीज़ की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट किए थे और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, करंट चलता है आई। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक करंट हमारे पास डेवलप हुआ और कितनी, अगर मैं आपसे पूछूं कितना वोल्टेज डेवलप हुई तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V=IR। ठीक है, तो इस पॉइंट ए और बी के बीच में ये बाहर से हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू IR। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात और है देखने वाली, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए थे, ये यहाँ से आए थे, ऐसे पहले ऊपर को मूव किए, फिर ऐसे घूम के आए, फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे घूम के ऐसे चक्कर मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ से घूम के ऐसे, क्लियर है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड के में भी फ्लो कर रहे हैं, वापस आके इस इलेक्ट्रोड में भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट में भी फ्लो कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी भी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और इनकी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और उसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इन इलेक्ट्रोड में भी एक करंट फ्लो हो रहा है। मैं नीचे की टेक्स्ट में बना देता हूँ I। ठीक है, तो एक जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, IR। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या था, I R, और अंदर जो हमारे पास बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, I r। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल कितना हुआ, इट इज़ इक्वल टू I R प्लस I r। ठीक है, इन दोनों पोटेंशियल को ऐड करके जो नेट पोटेंशियल बनता है उसका नाम होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और ये भी एक पोटेंशियल ही होता है, इसकी यूनिट भी क्या है, वोल्ट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना कि ये जो हमारे पास इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं EMF, और जो हमारे पास टर्मिनल्स पे मिलता है इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। 10th में हम सिर्फ ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, V=IR, और +2 में आके हम EMF के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनल पोटेंशियल प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल, और हमें ये पता चला कि जो EMF है वो IR प्लस I है, मीन्स ये ज़्यादा है। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इट इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है बाहर को जाने के लिए, तो वो फोर्स लगा रहा है एक तरह से, तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला। ठीक है, बट है ये क्या, इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ नॉट इन न्यूटन्स, इट इज़ इन वोल्ट। ये एक
ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट होती है। थैंक यू।